नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त मीरा लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हम वो सारी बातें पहुँचाएं जो आवश्यक हैं। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है इंफोटेनमेंट का, यानी इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ हम आपको इंटरटेन भी करते हैं कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले गीतों से। हम आपको अपने कार्यक्रम में आज ये भी बताएंगे कि अनलॉक के दौरान यानी वर्तमान परिस्थितियों में आगामी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। साथ ही देंगे जानकारी आपको नए जॉब वैकेंसीज की। तो शुरू करते हैं हमारा ये प्रोग्राम। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारे आसपास का माहौल अभी भी सुरक्षित नहीं है और एक डर कायम है। होना भी चाहिए, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इतने दिनों लॉकडाउन रहा, जो कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी भी था। पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त है और तमाम ऐसे सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। समय बीतने के साथ ये महामारी बढ़ती ही जा रही है। बावजूद इसके तमाम देश आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और इस बीमारी से उबरने के लिए धीरे धीरे अनलॉक कर रहे हैं। हम अपने देश भारत की बात करें तो 4 बार लॉकडाउन होने के बाद हमारी भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और जनजीवन को धीरे धीरे सामान्य करने के उद्देश्य से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। फिर भी हमें सतर्क रहना है कि हम अपनी और अपनों की सुरक्षा का सख्ती से और गंभीरता से ध्यान रखें। इसके लिए टीवी, रेडियो सहित अन्य माध्यमों से विशेषज्ञों द्वारा विज्ञापन, हमारे मोबाइल पर कॉलर ट्यून आदि शामिल हैं। जहां तक संभव हो सके हमें सुरक्षा के हर पहलू से अवगत कराया जा रहा है। पर दोस्तों, क्या ये काम सिर्फ सरकार का है? क्या हम अपनी सुरक्षा के कारणों को लेकर केवल सरकार पर ही निर्भर रहें या खुद भी पहल करें? ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। सरकार हमें हमारी सुरक्षा के लिए मास्क और साबुन का भी मुफ्त वितरण कर रही है, तो हम भी उसके इस पहल में सहयोग करें। दोस्तों, सरकार ने अनलॉक किया है ताकि हम सुरक्षा उपायों को अपनाकर अपनी जीविका भी चला सकें। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, इसका निर्देश दिया गया है। अनलॉक किया गया है पर बहुत से निर्देशों के साथ, ताकि हम अपना दैनिक कार्य भी कर लें और इस महामारी से भी बच सकें। लेकिन इस अनलॉक का हर कोई इतनी सख्ती से पालन नहीं कर रहा। अपने बाजार को ही लीजिए, ऐसा लगेगा कि पूरा हुजूम ही सड़कों पर है। न कोई सामाजिक दूरी, न ही चेहरों पर मास्क, न ही लोग गंभीर हैं इस बीमारी को लेकर। अधिकांश लोग एकदम सामान्य पहले की तरह। दोस्तों, ये मत भूलिए कि बीमारी अभी गई नहीं है, बढ़ रही है। हमारे जिले से भी नए नए केस दिनों दिन आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का इस प्रकार बेफिक्र हो जाना समस्या विकट बना सकता है। भले ही भीड़ में हम भीड़ का हिस्सा हैं, पर हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे चाहने वालों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं। तो सुरक्षा नियमों का पालन करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और सबको सुरक्षित रखिए। मास्क लगाइए और सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। 2 लाइन हमेशा याद रखिएगा, आप वहां न जाइए जहां जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में मिले कोरोना रोग। कोरोना से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी बहुत जरूरी है दोस्तों, और इसमें योग की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो योग के कई फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं और भी इसी को बता रही हैं योगाचार्य पुष्पांजलि जी, जिनसे भेंट वार्ता की है अंशुमान झा ने। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि शर्मा, वाराणसी से। मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, साथ में आयुर्वेदा डाइटिशियन भी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमसे फोन लाइन पर जुड़ी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। संस्कृत में एक कहावत है कि श्रोतं कस्य न तुष्टिः, यानी अपनी प्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं हो जाता है। प्रशंसा पाने के लिए आपके एक तो कर्म अच्छे होने चाहिए और दूसरा अच्छा दिखना भी होता है। हमारा शरीर शेप में कैसे रहेगा, बॉडी शेप में कैसे आएगी, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगाचार्य प्रोफेशनल ट्रेनर पुष्पांजलि जी। तो पुष्पांजलि जी, आजकल पेट निकलने की समस्या आम हो गई है, चाहे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या ऑफिस जाने वाले लोग हों, हाउसवाइफ्स हों, सबकी एक ही समस्या है कि पेट बाहर निकल आया है। तो इसके लिए क्या किया जाए, योग में इसका क्या उपाय है?
नहीं करने की समस्या इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एकदम से बदल गया है। पहले की तरह बिल्कुल हम एक्टिव नहीं है, बहुत सारी भौतिक सुविधाएं आ चुकी हैं, तो ज्यादातर हम सिटिंग जॉब में है, मतलब बैठना ज्यादा हो रहा है, चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। साथ में हमारा खान पान दुरुस्त नहीं है, खान पान को भी लेकर के हम बहुत लेजी हो गए हैं। पहले के टाइम में कहते थे कि टोटली ब्रंच करते थे, यानी 10 बजे पूरा भोजन कर लेते थे लोग। दोपहर में थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया और सूर्यास्त के पहले या थोड़ा बाद में भोजन कर लेते थे। आज के टाइम में लेट नाइट जगना, देर से खाना खाना, देर से उठना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे इतना ज्यादा प्रभाव छोड़ रहा है कि आप देख सकते हैं कि 80 के बाद से लोगों के अंदर डायबिटिक की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, L4, L5, फिर उसके बाद गठिया की प्रॉब्लम, साटिका की प्रॉब्लम, हर दूसरे इंसान को माइग्रेन है, सर्वाइकल है, साथ में उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ी है हमारे यहाँ, अगर हम आंकड़ा उठा करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी रूटीन सही करनी होगी। योग का आपने संस्कृत श्लोक से स्टार्ट किया था जी, तो मैं भी एक संस्कृत श्लोक बोल रही हूँ जो कि हमारे योग का एक पंच लाइन है। योग अथ अनुशासनम, योग मतलब अनुशासन ही योग है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासित नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी एकदम बीमारी मुक्त हो सकते हैं, या फिर एकदम कहते हैं ना कि हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत फिट हैं, वो आप हो ही नहीं सकते। तो योग में आप सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति यह बोलता है कि हम ज्यादा देर तक नहीं कर पाते या हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप उनको योग से परिचय कराएं और बोले कि आप योग करना स्टार्ट करिए। 10 मिनट भी आपके लिए इनफ है और आप 1 घंटे करते हैं वो भी इनफ है। थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सूर्य नमस्कार, इस तरीके के बहुत सारे आसन हैं जो आपके पेट को कम करेंगे। साथ में धीरे धीरे आप देखेंगे ग्रेजुअली आपका माइंड जो है ना आपके बॉडी को कंट्रोल करने लगेगा। अभी क्या है, बॉडी माइंड को कंट्रोल करती है। हमारा भोजन करने का मन करेगा तो हम 10 बहाने बना करके खा लेंगे, मुझे पता है कि वो चीज हमें नुकसान कर रही है, फिर भी हम उसे खाना चाहेंगे। और जैसा आपने बताया कि योग अनुशासन है, और ये जितनी भी सारी बीमारियां हैं, जो पेट बाहर निकलना है, मोटापा है, डायबिटीज है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रोज कॉलेज जा रहे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको क्या सलाह देंगी? खाना खाने का क्या एकदम परफेक्ट टाइम होना चाहिए उनके लिए? और जब वो कॉलेज के लिए निकल रहे हैं तो उस टाइम वो घर से पूरा खाना खाकर निकले। ज्यादातर बच्चे मैनेज वे में नहीं है, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी वो फिर क्या करते हैं, कुछ भी उटपटांग चीजें खाने लगते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भूख लगेगी तो कुछ तो चाहिए ना बॉडी को। तो अगर वो प्रॉपर उनके पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, पूरा भोजन करा के उनको भेज रहे हैं, उनका एक रूटीन सेट करें, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाहर की चीजें खाना उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि पेट भरा होगा तो फिर दिमाग भी इस तरफ नहीं जाएगा। आप लंच लेके भले ना जाए, ब्रंच करके जरूर जाएं। आप ब्रेकफास्ट ना करो बट ब्रंच करके। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बाहर जाकर के जो जंक फूड खाने की समस्या है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा लोग तला भुना खा लेते हैं, खासकर कॉलेज कैंटीन में जो स्टूडेंट्स खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जाहिर तौर पे हमारे लिए उतनी फ़ायदेमंद तो नहीं है। अच्छा, जब आपने योग की बात की, जिनके पास समय नहीं है वो प्राणायाम भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, अनुशासन में रहकर अपने पेट को कम कर सकते हैं, लेकिन हर योग को करते समय कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि योग को बहुत धीरे धीरे और खासकर सांसों को कंट्रोल में करके किया जाता है। तो सावधानियों के बारे में थोड़ा बताइए। और योग के लिए सबसे पहले तो आपको 7-8 घंटे पहले आपका भोजन पचा होना चाहिए, मतलब कम से कम हम 5 घंटे मान के चलते हैं। अगर आपको पता है कि आपने गरिष्ठ भोजन किया है, जिसकी हर एक भोजन की पचने की अपनी अपनी क्षमता होती है, वो दिन के हिसाब से तय होता है। जैसे अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो कम से कम 3 दिन लग जाता है वो पूरी तरीके से आपकी बॉडी से बाहर निकलने में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो तो उसकी पचने की स्टैमिना जो है वो 3 घंटे 4 घंटे की है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट या कुछ इस तरीके की चीजें खा रहे हो तो उसको पचने में कम से कम 4 से 5-6 घंटे लग जाता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपका लीवर कितना स्ट्रांग है, आप कितनी जल्दी चीजों को पचा पाते हो। तो पेट खाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पेट खाली होगा तभी आप बहुत प्रॉपर तरीके से योग के आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और आपको करने में अच्छा फीलिंग आएगा, यू फील गुड। तो ये बहुत आवश्यक चीज है, इसीलिए कहा जाता है
पूरा टाइम मिल जाता है हमें बचने में। सुबह उठ करके फ्रेश हुए, उसके बाद अपना यूट्यूब से आई की, फिर उसके बाद अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाय द वे, अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं मॉर्निंग में, तो इवनिंग में करिए। आप भोजन करने से पहले योग करिए, उसके बाद फिर आप योग। अच्छा, अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया और इस बीच योग को लेके बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की गई। इससे बहुत सारे यूथ जो है हमारे, वो इंस्पायर्ड हो गए और योग को अपनाने का उन्होंने ठान लिया है। लेकिन समस्या ये है कि कई सालों से इन यूथ ने ना एक्सरसाइज किया है, ना कुछ किया है, और एकाएक योग करने लगे तो बहुत सारे बच्चों में समस्या आ गई, स्टूडेंट्स में समस्या आई है। किसी को स्ट्रेन आ गया, किसी को स्ट्रेन आ गया, किसी के कंधों में दर्द हो गया। तो क्या योग करने से पहले भी कोई वार्म अप जरूरी है? योग करने से पहले वार्म अप, योग अपने आप में पूरा एक वार्म अप प्रक्रिया है। तो हमारा एक प्रोसीजर होता है। पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कराते हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम कराते हैं, फिर आसनास पे शिफ्ट होते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं उनका अलग डिजाइन होता है, जो रेडी कर रहे हैं उनका अलग डिजाइन होता है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, अगर आप बिल्कुल कभी नहीं किया, और थोड़ा करो, बहुत ज्यादा डोज में आके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी खुद नहीं पता होता कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे बड़ी फनी थिंग लगती है कि एक दिन आप योग दिवस मनाते हो, फिर बाकी दिन आप बैठ जाते हो। योग दिवस तो रोज मनना चाहिए। जिस तरीके की चीजें चल रही हैं पूरे विश्व में, अभी सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा है कोविड-19 से कि हमारा लंग्स और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो योग से तो बड़ी विद्या ही नहीं है पूरे दुनिया में। किसी भी आप चीज को उठा के देख लें, हमारा आयुर्वेद और हमारा योग, यही दो चीज है जो हर एक तरीके की महामारी से खुद को बचा सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका असर है। बट वही कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारी विद्या हमें ही नहीं समझ में आती, बाहर के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आज सारी दुनिया योग के लिए क्यों नतमस्तक हुई? कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा। एक और बात है कि जो मैक्सिमम लोग हैं अभी, चूंकि लॉकडाउन भी है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो इनके पास योग सीखने का जरिया है ऑनलाइन। या तो लोग सोशल मीडिया पे या दूसरी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे जा कर के योग सीख रहे हैं। इसे आप कितना सही मानती हैं? क्योंकि कई योगाचार्य का ये भी मानना है कि ये आई कांटेक्ट की चीज है और एक प्रशिक्षित गुरु के देख रेख में ही योग सीखना चाहिए, करना चाहिए। कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ऑनलाइन काफी हेल्पफुल है इस मामले में। अगर आप प्रॉपर, आपके पास नेटवर्क है और आपकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से ऑनलाइन सीख सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने बॉडी के खुद डॉक्टर होते हैं। हमें पता होता है कि हम कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, हमारे खाने की क्षमता कितनी ज्यादा है। तो ये हमसे बड़ा कोई नॉलेज अपनी बॉडी के लिए नहीं होता। तो आपको बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सामने स्ट्रेच करने वाला गुरु काफी दिन से कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है, तो आप देखिए कि आप जितना स्ट्रेच कर पाते हैं, जिस आसन को जितना होल्ड कर पाते हैं, जितना रोक पाते हैं, आप उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। आप बॉडी को जबरदस्ती ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जहां तक हो सके उतना तक ही ठीक है। अति सर्वत्र वर्जते हमेशा हमारे यहाँ कहा गया है। तो अच्छी की चीज नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज आराम से स्टार्ट करिए और आराम से उसको खत्म करिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, अति सर्वर्थ वर्जित। अच्छा, योग से पहले यम, नियम और प्राणायाम करने की भी व्यवस्था है हमारे आयुर्वेद में और दूसरे ग्रंथों में, और इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती। तो यम और नियम ये क्या है, इस पर कैसे बताना चाहेंगे आप? यम, आपको अपने बारे में जितना आप जान सकते हैं, यम एक ऐसा प्रोसीजर है। यम, नियम, आचार, विहार, ये 8 आस्तांग योग के पार्ट हैं। जी, आपने आस्तांग योग की चर्चा की है यहाँ पे। आस्तांग के 8 लिंग हैं: यम, नियम, प्राणायाम, आसन, समाधि। यम बेसिक स्टेज हो गया। उसके बाद नियम। सबसे पहले अपने आप को मेंटली रूप से तैयार करना। अपने आप को, कहते हैं ना कि हमारा दिमाग जो है बहुत ही शैतान होता है। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो बहाने बना करके रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे देखता है कि यहाँ पे मेहनत अधिक लगनी है या हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। तो ये यम जो है वो आपको मेंटली तैयार करने का प्रोसीजर है। नियम,
फिर वापस मैंने जो बात की कि आपका रूटीन होना चाहिए। और यही मोटो होना चाहिए जो हमारे बिगनर्स हैं, जो योगा को अपनाना चाह रहे हैं, इससे आगे अपने जीवन में शामिल करना चाह रहे हैं, उन्हें भी मन में ये ठान के करना होगा कि ऐसा आप 1 या 2 दिन या योग दिवस मनाकर भी इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। आपको ये लगातार करना है, अपने जीवन शैली में से शामिल कर लेना है। तो पुष्पांजलि जी, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें आपसे जाननी है, लेकिन वक्त भी हमारे पास सीमित है। तो चलिए इस वक्त का सम्मान करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता, जिसमें योगाचार्य पुष्पांजलि से बात की थी अंशुमान झा ने। आइए अब चर्चा कर लेते हैं अनलॉक में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, पूरे देश में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जनजीवन सामान्य हो रहा है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी रास्ता खुल रहा है। रिक्तियां आ रही हैं और अनुमान है कि परीक्षा जल्द ही हो। दोस्तों, लॉकडाउन भले ही बहुतों के लिए विषम परिस्थिति लेकर आया था, पर विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। भरपूर समय मिला अपने सब्जेक्ट और सिलेबस को कवर करने के लिए, और अभी भी समय है कि हम तैयारी पूरी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली परीक्षाएं हमें ज्यादा कठिन न लगें। इसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो अपने पढ़ाई में आसान लर्निंग मेथड्स शामिल करें, अपने सिलेबस को अपने अनुसार बनाएं और कुछ ट्रिक्स भी बनाएं ताकि याद करने और प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। राइटिंग पर भी ध्यान दें। याद की हुई चीजें लिखते रहने से ज्यादा समय तक स्मरण में बनी रहती हैं। साथ में लेखन में भी सुधार होता है। टाइम मैनेजमेंट भी बनाकर रखें। नियमित समय देखकर अभ्यास करते रहें। तनाव मुक्त रहें। दोस्तों, लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है। नियमित परिश्रम करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। हिफाजत कीजिए अपने हुनर की। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बनाइए खुद की जमीन, खुद का आसमां, पंख पसार जिसमें उड़ सकें आप, छू सकें उस बुलंदी को जो कर रहा इंतजार आपका अरसों से। खुद की खुशी का कारण खुद बनिए ताकि हो खूबसूरत जहां आपका। इन प्यारी सी पंक्तियों के साथ आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने नटराजन चंद्रशेखरन को 2 वर्षों के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के गैर आधिकारिक निदेशक नामित किया है। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर सुब्रा सुरेश के बाद दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें इस प्रमुख पद के लिए नामित किया गया है। लंदन नेहरू सेंटर के निदेशक और सर्वश्रेष्ठ विक्रय लेखक अमीश त्रिपाठी ने लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सर्व्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। जहाज रानी राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने 22 जून 2020 को भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। यह आयोजन लगभग 22 जून 2020 से 26 जून 2020 तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। आइए अब आपको जानकारी देते हैं इस सप्ताह के कुछ प्रमुख रोजगार समाचारों के बारे में। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने 6 माह के कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स के तहत 1050 रिक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। योग्य उम्मीदवार 14 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन ने कई पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां सिपाही के 454 पदों पर होने जा रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 24 जुलाई 2020 से पहले आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं है, यह सिर्फ एक आलस्य और दुख की अवस्था है, मृत्यु का प्रतिबिंब है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब समय हो चला है कि हम आपसे विदा लें, पर जाने से पहले हम आपको अपना पता बता देते हैं ताकि आप अपने सुझाव हमें भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम युवावाणी, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम। पिन नंबर है 821115।
आप हमें SMS के माध्यम से भी अपने शिकायत और सुझाव भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 77-829-81810 77-829-81810। आप हमें ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं @AIR सासाराम। आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी सासाराम को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त मीरा को। नमस्कार।